शर्मा, आज स्वामी सदानंद सरस्वती का जन्म दिवस था, मतलब है, और 137वीं वर्षगांठ इनकी मनाई जा रही है। आप जो देख रहे हैं अभी बिहटा में है, और बिहटा में वहां से लेकर के वहां तक की जमीन जो है इस आश्रम के नाम पर केंद्रित है। और इस सड़क का नाम भी जो है आप गौर से देखें अगर तो यह दिखाइएगा सर, बिहटा में। और बहुत ही मौके पर सेमिनार का ये प्रवेश द्वार है जो आप देख रहे हैं, श्री सीताराम आश्रम राघवपुर बिहटा पटना। सर्वे भंतु सुखिना करके एक श्लोक लिखा हुआ ऊपर में है, और स्वामी सदानंद सरस्वती ये द्वार है। इस द्वार के अंदर से हम प्रवेश करते हैं और देखेंगे आपके यहाँ पर बोर्ड टंगा हुआ स्वामी सदानंद सरस्वती का आयुर्वेदिक चिकित्सा केंद्र इधर है, और इस तरफ जो है खेल शिक्षण केंद्र है। ये आश्रम का विकास किया गया था, और क्या है तो हम प्रवेश कर रहे हैं। लगता है कि आश्रम बहुत पुराना है, प्राचीन है। यहाँ आने के साथ ही हमें सबसे पहले बोर्ड दिखता है, और इस बोर्ड में लिखा हुआ है ये हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। हिंदी में लिखा हुआ है, मैं सुनाता हूँ करके आपको। श्री सीताराम आश्रम राघवपुर बिहटा, स्थापित 1927 ईस्वी को स्थापित किया गया था। यह आश्रम श्री सीताराम आश्रम को स्वामी सदानंद सरस्वती ने क्रांति का प्रतीक कहा था। इसकी स्थापना राघवपुर बिहटा में श्री सीताराम आश्रम ट्रस्ट के तहत सन 1927 ईस्वी में हुई थी। इसके संस्थापक 89% के सदस्यों में स्वामी सदानंद सरस्वती प्रथम अध्यक्ष और सर गणेश दत्त सिंह के साथ अन्य स्थानीय और बिहार ब्राह्मण चाहते थे, जो इस जमीन पर ब्रह्मचर्य शास्त्रों का ज्ञान प्रदान करने की व्यवस्था कर सके। स्वामी सदानंद सरस्वती ने परमहंस जी के सम्मान में आश्रम रखा। आश्रम पश्चिमी पटना किसान सभा 1927, प्रांतीय किसान सभा 1929 और अखिल भारतीय किसान सभा 1936 के आधार पर बना, और साथ ही लड़कों का संस्कृत विद्यालय भी रहा। कालांतर में यह किसान आंदोलन की विधायक और क्रियात्मक अभिव्यक्ति का प्रतीक बना। स्वामी जी परंपरा सन्यासी थे, इसलिए 26 जून 1925 दे दी गई। तो ये आप थोड़ा सा हिस्ट्री यहाँ पर आपने देखा कि स्वामी जी का आश्रम भी नहीं बनाया गया है। दिखाता हूँ आपको और देखते चल करके, लेकिन आप देखिए प्रथम आप देख पा रहे हैं तो 27 ईस्वी में स्थापित किया गया था। काफी है, लेकिन एक खुला वातावरण है और बहुत बेहतरीन यहाँ पर हो रहा है। ये आम का बगीचा पहले भी था, और आम का बगीचा अब भी है, और बहुत सारे पौधे इसमें आ गए हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो कि आज सेमिनार है, सेमिनार में आगे सेमिनार है वहां होने वाला है। आश्रम का आप परिदृश्य देख पा रहे हैं। मेरे साथ कई सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आप यहाँ पर आश्रम में है क्या? इससे पहले से ये आश्रम है। ये आश्रम स्वामी जी जो स्वामी सहजानंद सरस्वती जो थे, वो यूपी में उनका जन्म हुआ 1989 में महाशिवरात्रि के दिन ही। उसके बाद वो पढ़ने लिखने में भी बहुत अच्छे स्टूडेंट थे, साइंस के स्टूडेंट थे। उसके बाद उन्होंने जो देश की स्थिति देखी, खासों की मजदूरों की, किसानों की स्थिति, तो उन्होंने एक तरह से
सब कुछ छोड़ करके इसके पीछे लग गए। देश की आजादी के लिए भी पीछे लग गए। देश के अंदर में जो व्यवस्था थी उसमें भी जमींदारी प्रथा थी, आप जानते हैं, उस जमींदारी प्रथा के भी विरुद्ध लग गए वो। और उसके बाद जब उन्होंने देखा कि आखिर इस सब की लड़ाई के लिए हमको कोई जगह होनी चाहिए कि कहाँ से बैठ करके ये सब कुछ को नियंत्रित किया जा सकता है, पूरे देश में इस तरह का माहौल बनाया जा सकता है, तो उन्होंने सबसे सुटेबल यहाँ देखा इस एरिया को। ये यूपी से नजदीक भी था ये बिहार, और ये बिहटा का इलाका। और बिहटा में बहुत पहले एक चीनी मिल हुआ करता था और यहाँ काफी गन्ने की खेती होती थी। इस रीजन में, इस रीजन में गन्ने की खेती होती थी। तो गन्ने की खेती का भी जो है सो फसल का जो मिलना चाहिए जो दाम सरकार से या व्यवस्था से, जो उस समय जो भी व्यवस्था थी, तो वो नहीं मिलता था। जो मजदूरों की स्थिति थी डालमिया के चीनी मिल में, वो भी नहीं थी अच्छी। तो उन्होंने देखा कि ये तो बहुत माकूल जगह है कि जहाँ पे हम किसानों को भी जागरूक कर सकते हैं, मजदूरों को भी जागरूक कर सकते हैं। उसी को देख करके, ध्यान करके यहाँ वो रहना चाहते थे। मगर उनके आसान किया एक राघोपुर के ही एक, ये लोग भी बताएंगे आपको, तो उन्होंने ये कहा कि लोगों को जागरूक भी करना चाहते हैं तो आप लोगों को धर्म की भी जानकारी दीजिए, धर्म में जो नैतिक पक्ष है उसकी भी जानकारी दीजिए। यहाँ कुछ बच्चे यदि संस्कृत पढ़ सकते हैं, संस्कृत से अनुवाद करके बच्ची चीजों को समझ सकते हैं, उसकी भी जानकारी दीजिए। और जो आप जो संगठन बना करके देश में जो एक माकूल परिवर्तन करना लाना चाहते हैं, उसके लिए वो आपकी मर्जी है, आप देख लीजिए कि कैसे कर सकते हैं। मगर उसके लिए उन्होंने पूरी तरह से ये माहौल दिया, ये जगह दी, और उसी समय से ये जगह जो है, हम उसको सत्ता परिवर्तन नहीं कहते, एक व्यवस्था जो दुनिया में देश में चल रही थी, उस परिवर्तन का उन्होंने एक जगह बनाया, या स्थान, एक एड्रेस बनाया यहाँ पे। और तब से उसके बाद उन्होंने काफी लड़ाई लड़ी है, ठीक है। हिंदुस्तान में, बिहार में खास करके, बिहार पहला राज्य बना जहाँ जमींदारी प्रथा का उन्मूलन हुआ, और ये सब बातें रही है। और उनकी ये भवन का निर्माण कब किया गया था? ये भवन का निर्माण, वहाँ पे भी कुछ हिस्ट्री लिखी हुई है। पहले तो 2-3 गो भवन सीताराम दास जी ही बना दिए थे। आप एक बात जानिए, बिजली के है इस चीजों को एक लड़ाई जो सत्ता व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई, उन्होंने सबसे पहले समझा कि इसके लिए हमें लोगों को एकजुट करना होगा, एक संगठन बनाना होगा, बगैर संगठन के कुछ होगा नहीं। तो 1927 में पहली बार पश्चिमी पटना किसान सभा बनाया। उसके बाद 2 साल बाद बिहार राज्य, पूरे बिहार पे भी एक पकड़ बनाने के लिए, बिहार के लोगों को जागरूक करने के लिए बिहार राज्य किसान सभा बनाया 1927 के बाद 1929 में सोनपुर में इसलिए बनाया कि सोनपुर में उस समय एक लंबे इतिहास है, आप जानते होंगे, मवेशियों का एक पूरा हिंदुस्तान का बहुत बड़ा मेला लगा करता था। पाकिस्तान उस मेले में मवेशी का मतलब, जो मवेशी एक तरह से साधन होते थे किसानी को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है। उस समय बैल थे, जानवरों से खेती हुआ करता था, ट्रैक्टर की तो बहुत बाद में आई। तो वो उन्होंने सोनपुर को एक माकूल जगह समझा, वहां पे उन्होंने बनाया 1929 में बिहार राज्य किसान सभा। उसके बाद उन्होंने देखा कि अब इस लड़ाई को पूरे देश भर में बढ़ानी चाहिए। उन्होंने 1939 में अखिल भारतीय किसान सभा बनाया। 1936 में उन्होंने अखिल भारतीय किसान सभा बनाया, और उसके बाद पूरी तरह से एक मोमेंटम आ गया, उनकी नाम हिंदुस्तान से बाहर जाने लगा, ठीक है। एक तरह से शॉर्ट में इसका इतिहास है। और जब उनकी मृत्यु हुई तो 1950 में, देश आजाद के बाद 1950 में उनकी मृत्यु हुई। वहां से उनका बॉडी लाया गया मुजफ्फरपुर से, और उसका फोटो ले सकते हैं। सब विधिवत वो दंडी स्वामी थे, उनको क्रीमेट नहीं किया गया था, उनको जलाया नहीं गया था, उनकी पूरी बॉडी को उसी में रखा हुआ है। तो आप समझ लीजिए कि ये वो जगह, पवित्र जगह है यहाँ, जिन्होंने पूरी तरह से लोगों की जागरूकता के लिए लड़ाई लड़ी, और यही इसी मिट्टी में दफन हो गए, ठीक है। उसमें मंत्र उच्चारण कर रहे थे स्वामी हरिनारायणानंद। अच्छा, ये बताइए गोपाल शर्मा, मैं पटना जिला किसान सभा का सहायक सचिव हूँ। तो हाँ, इससे पहला बात है ना कि वो
आए यहाँ तो ट्रस्ट बना और ट्रस्ट के बाद में जब वो अध्ययन करने के लिए गए किसानों की स्थिति, तो मसौढ़ा परगना शुरू होता है। वहाँ पर जो कृषि की जो व्यवस्था थी वो नगदी नहीं थी। जमींदार लोगों का जो रहता था, मतलब पटवारी, वो जा करके खेत को देखता था कि इसमें कितना फसल होगा और उसमें छापा कर देता था। जब तक उसकी इजाजत नहीं होती थी तब तक दौड़ी नहीं होती थी। और वो कह दिया कि अगर अनाज 20 मन होगा और कह दिया उसका मुंशी कि 50 मन होगा, तो 50 मन एकड़ और 25 मन किसान को देना पड़ता था। लोगों की जो है माने अनाज सड़ जाता था, लोगों की बहू बेटी बेच के जमींदारी देते थे। और उसी के खिलाफ में वो 1900 लगता है कि 37 में या कब एक काउंसिल के चुनाव हुआ था, जिसमें रजनधारी बाबू जो जमींदार थे धरहरा के, वो उम्मीदवार थे। उनके खिलाफ में वो किसान सभा के जो मतलब श्यामनंदन बाबा थे अम्हारा के, उनको उन्होंने उम्मीदवार बना दिया कि उनके जमींदार के खिलाफ में। और उसके खिलाफ में वो जैसे मतलब कि जमींदार साहब की हार होगी, समझ गए ना, और श्यामनंदन बाबा काउंसिल में चुने गए। जी, आप तो अपने आप एक हिस्ट्री है, जानना मुझे है कि आप पहली बार यहाँ कब आए थे? हम जी, किस उम्र में और कब के जी? हम तो लगभग 20-25 बरस से इस आश्रम में हम आते जाते रहे, समझ गए ना। यहाँ पर संस्कृत का एक स्वामी जी के मरने के बाद एक स्कूल भी था। स्कूल को उस समय के जो सेक्रेटरी थे, वो मास्टर को पैसा नहीं मिलता था और मतलब किराए के लिए विवाद करते थे। तो वो जैसे मतलब कि वो लोग जैसे भी आंदोलन करते थे। बाद में स्कूल अब शिफ्ट करके लोग राघोपुर में ले गया, संस्कृत विद्यालय, समझ गए ना। तो यहाँ पर अभी डॉक्टर साहब आए हुए हैं, डॉक्टर सत्यजीत जी यहाँ पर सेक्रेटरी हैं, समझ गए ना। तो ज्यादा बताएंगे वो गिरिजा शंकर शर्मा जैसे पूर्व आईजी हैं। जी नमस्कार। जी जी सर, एक बताइए आपको, आप जब यहाँ पर आप आते हैं तो एक हिस्ट्री अपने आप में दिमाग में छप जाती है, तो आप क्या महसूस करते हैं और आज के युवाओं को क्या बोलना चाहेंगे जो कि हिस्ट्री को बहुत ध्यान से समझ नहीं पा रहे हैं? आज के युवाओं को स्वामी जी के विषय में जानना चाहिए। स्वामी जी होते हुए दलितों के सन्यासी थे और उनका यह कार्य क्षेत्र, उनका यह केंद्र था जहाँ से उन्होंने समाज सेवा, किसान सेवा, दलित गरीबों की सेवा की और समाज के लिए निस्वार्थ उन्होंने कार्य किया। इसकी प्रेरणा यहाँ आने से मिलती है। तो आज के युवाओं को ये जानना चाहिए कि स्वामी जी क्या थे, उन्होंने क्या किया। बहुत लोग उनको भूलते जा रहे हैं, भूल रहे हैं। तो यहाँ आने से काफी हम लोग प्रेरित होते हैं। स्वामी जी के कार्यों को, कृतित्वों को, उनको जानने का मौका मिलता है, उनसे प्रेरणा मिलती है और हम लोग यहाँ बहुत अच्छा महसूस करते हैं। एक आज दिन है महाशिवरात्रि का भी। स्वामी जी शिव के अवतार थे। जिस दिन महाशिवरात्रि है उसी दिन उनका जन्मदिन है, इसलिए हम उनका जन्मदिन मनाते हैं और एक धार्मिक रूप से शिव जी के प्रति शिवरात्रि के अवसर पर हम लोग इस अवसर पर उनके जन्मदिन पर धूमधाम से उनकी जन्म तिथि मनाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। सर, इस बताइए हमको आप कि स्वामी जी यूपी में जन्म लिए थे और वह कर्मभूमि बिहार बना, क्या रीजन था कि मैंने यूपी में ना करके वो बिहार में करने के लिए मजबूर हुए या बिहार आए, वो क्यों आए? हमारे सीताराम ट्रस्ट के लोगों का ये ध्येय है कि स्वामी जी को असल पहचान देने की जरूरत है। स्वामी जी बिहार के ही नहीं, यूपी के ही नहीं, भारत के ही नहीं, सारे दुनिया में एक यूनिक है जो विश्व में कोई उनके तरह का पर्सनालिटी नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि हर धर्म के धर्म गुरु होते हैं, वो पूजनीय हैं,
लेकिन वो गरीबों के लिए एक क्रांतिकारी की तरह नहीं लड़े। दुनिया में बहुत से क्रांतिकारी रहे हैं, बहुत रेवोल्यूशन हुआ है, लेकिन वो आध्यात्मिक नहीं थे। ये कॉम्बिनेशन एक संत स्वामी का भगवान का खोज जिंदगी भर किया और अंत में उन्हें भगवान का चेहरा गरीबों में दिखाई पड़ा। वही असल धर्म है। इस देश के नौजवानों को सीखना है धर्म क्या है। हर बात सुनिए, आज के दिन में स्वामी जी जो इस इलाके के जो जमीन वाले थे, हमारे इलाके में मुझे गर्व है कि मेरे बड़ा जमींदार कोई नहीं था। मेरे इस एरिया में कोई शोषण नहीं था, इसलिए आज भी संबंध हमारा हर वर्ग का बना हुआ है। और ऐसे भी जमीन वालों को, जैसे हमारे गांव के लोग कहते थे, या तो तुम जमीन पर अपना पसीना बहाओ और तब जमीन तुम्हारा होगा, अगर पसीना जो बहाएगा उसका वो जमीन होगा। इसलिए जमीन से मोह छोड़ो और तुम उद्योग करो, पढ़ाई करो, आगे बढ़ो। अगर स्वामी जी के रास्ते पर ये देश चलता स्वतंत्रता के बाद, सुभाष चंद्र बोस उनके सबसे बड़े शिष्य थे, जिसको स्वामी जी ने, बहुत बड़े नेताओं का नाम नहीं बताऊंगा, उनके विरोध में स्वामी जी सुभाष चंद्र बोस को प्रेसिडेंट कांग्रेस के बनाए। अगर स्वामी जी के और सुभाष चंद्र बोस के रास्ते पर देश चलता तो देश में सामाजिक उथल पुथल नहीं होता, समाज हमारा आगे बढ़ता। तो मैं चाहता हूँ इस ट्रस्ट के थ्रू और आप लोगों के थ्रू कि नौजवान धर्म जात से ऊपर उठे, आपस में मिल करके स्वामी जी और सुभाष चंद्र बोस के रास्ते से देश को आगे बढ़ाएं। जैसे मैंने शुरू में बताया था आपको कि वो यहीं पर जो है दफनाया गया था, और ये वही उन्हीं का समाधि स्थल है जहाँ पर कि उनके शरीर में जलाया नहीं गया था, दफनाया गया था उनके विधान के हिसाब से। और यहीं पर उनका अपना एक समाधि स्थल है। तो आप देख सकते हैं, हमारे दर्शक को दिखाना चाहेंगे तो सर जूम कीजिए कैमरा, वहां पर ऊपर जा सकते हैं ना, ऊपर जा सकते हैं ना। हाँ हाँ, तो ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है स्वामी जी का समाधि स्थल है और यहीं पर स्वामी जी का देहावसान मिलता है। खाएंगे और ये आप पूरा क्या शांति आप यहाँ महसूस कर सकते हैं, वो आप अगर यहाँ आएंगे तो आप महसूस कर पाएंगे। इस यहाँ पर श्लोक लिखे गए हैं संस्कृत में, और इस तरफ जो है, इस तरफ स्वामी जी की मुख्य कीर्तियां हैं जो कि संस्था है। इन्होंने पहला बनाया था ब्रह्म ऋषि पुस्तकालय, दूसरा बनाया था श्री सीताराम आश्रम और अखिल भारतीय किसान सभा उन्होंने बनाया था। इसके अलावा उनकी पुस्तकें जो है कर्म कला, ब्रह्मर्षि व विस्तार, ब्राह्मण समाज की स्थिति, किसान किसान सभा के संस्मरण, खेत मजदूर संघर्ष, मेरा जीवन संघर्ष आदि, ये लगभग 11 किताबें जो इन्होंने लिखा है, 3 संस्थाओं में निर्माण किया है। ये अपने आप में बहुत ही अद्भुत चीज है जो कि आप देख सकते हैं। और ये सामने आप देख रहे हैं द्वार है जो मैंने दिखाया था आपको, और चारों तरफ का व्यवस्था आप देख सकते हैं। एक प्राकृतिक का आपको आनंद यहाँ मिलेगा, अनुभव होगा। ये विलियम फिंच है जो कि अमेरिका से आए हैं और यहाँ पर स्वामी जी का जो समाधि स्थल है दर्शन कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं लोग यहाँ पे मौजूद हैं, आज जन्मदिन उनका है और उनके समाधि स्थल पर
मोबाइल पर शादी हो रहा है। भाग रहे हैं आप। मेरा एक सवाल रहेगा आपसे। स्वयं सृष्टि का लंबा इतिहास रहा है। बिहार वो पहला जगह था जहां पर किसानों का आंदोलन चला था, किसानों के लिए लड़ाई हुई थी, स्वयं सृष्टि ने उनको नेतृत्व दिया था। आज जब किसानों पर लगातार हमले हो रहे हैं, एक के बाद एक हमले हो रहे हैं, 3 कृषि कानून लाया गया था, उसके लिए 800 लगभग किसानों ने शहादतें देकर के उसको वापस करवाया, फिर भी लागू हुआ वो। और अब ट्रंप के डील के माध्यम से अमेरिका के साथ जो डील हुआ उसमें किसानों पर भारी हमले हो रहे हैं। इन तमाम प्रक्रियाओं में जहां किसान आंदोलन शुरू हुआ था बिहार में, ये आप सच बोल रहे हैं। मैं बहुत पहले भी जब एक गोष्ठी बिहार स्तर पर हो रहा था तो मैं उनसे बोला किसान आंदोलन तो अपने दिशा से बिहार में भटक गई है, हट गई। जिस जमीन को किसानों ने लड़कर कुर्बानी देकर जो माली गर्मजरुआ, हिंद केसर, बिहार सरकार को ऐसे जमीन को कब्जा किया किसान आंदोलन, और वही किसान आंदोलन कालांतर में सामंतवाद का जो अवशेष था वो सांस्कृतिक क्षेत्र में बहुत से कमजोर हुए। लेकिन पुनः जैसी सत्ता में मैंने लोग सत्ता बदलते रहते हैं, व्यवस्था तो नहीं बदलती है। सरकार बदलने से व्यवस्था तो, ये सच आप बोल रहे हैं कि बिहार में किसान आंदोलन पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में जो आंदोलन है वो बिहार में नहीं पकड़ पा रहा है। यहाँ मंडी सबसे पहले खत्म किए हैं नीतीश जी, और नीतीश जी तो हम तो मानना है, मेरा जो व्यक्तिगत मानना है, मेरा के उका नहीं हम बोल रहे हैं, मेरा मानना है कि ये नरेंद्र मोदी से भी आगे हैं, कॉर्पोरेट जगत से ज्यादा। क्योंकि एक ईमानदार का किस पर लेबल बन जाए तो उनको बेईमानी करने का अधिक मौका होता है, क्योंकि यह समझने में देर हो जाएगा। तो उसी तरह से बिहार में नीतीश को समझने में लोगों को बहुत देर हो गया है, क्योंकि अभी तक वो और फिर उसको ला रहे हैं, क्योंकि यहाँ जो राजनीति होता है वो पैसे के लिए होता है। और साम्राज्यवाद यहाँ तथाकथित आजादी है, घुमा फिरा के संविधान भी यहाँ है जिसको भारतीय संविधान का ब्रांड लग गया है। लेकिन ब्रिटिश के जो कांग्रेस में तय हुआ था इंडिपेंडेंट एक्ट, उसी के तहत संविधान भी यहाँ बना था। और कुल मिला के अभी साम्राज्यवाद बहुराष्ट्रीय कंपनियां का पकड़ है। जो भी आप बोले कि अमेरिका के साथ जो समझौता हुआ है वो किसान विरोधी है, मजदूर विरोधी है, जन विरोधी है, और इसके खिलाफ बिहार में, देश में लड़ाई चल रही है। बिहार का जितना योगदान होना चाहिए था वो हो नहीं पा रहा है, जिसको हम लोगों ने प्रयत्न करेंगे, आपको भी चाहिए, हम सब लोगों को प्रयत्न करना है। लेकिन सवाल ये दूसरा मेरा है कि बिहार से आंदोलन शुरू हुआ था, आंदोलन बिहार में हो क्यों नहीं रहा है? रीजन क्या लग रहा है? उसमें नेतागिरी का ही प्रभाव है। राजनीतिक दल, खास करके वामपंथी लोग, जितना चाहिए वो संसदवाद में फंस जा, विधायक बढ़ जाए, कैसे एमपी बढ़ जाए, कैसे मुखिया बढ़। ये इन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा, ये किसान आंदोलन नेता है मौजूदा दौर में, और चीजों को जो है मतलब वो एक्सप्रेस कर रहे हैं, नेतृत्व कर रहे हैं। लेकिन बिहार में जो आंदोलन की स्थिति है वो आपने देखा, जबकि बिहार से ही आंदोलन शुरू हुआ था। पहली बार भारत के इतिहास में किसान सभा जो स्वयं सृष्टि ने स्थापित किया था, आंदोलन शुरू किया था, अब बिहार में आंदोलन नहीं है। क्यों नहीं है? मंथन बहुत तरह चलते रहेंगे, अलग अलग विचार है, अलग अलग सोच है। लेकिन
अभी जो उन्होंने कहा वो भी एक बड़ा मंतव्य है। आइए देखते आगे देखते हैं और चल देखिए, लाइक शेयर कीजिए, हमसे जुड़े रहिए। अरे जमाने के जाइए ना, आपको पकड़िए, आप बोल रहे हैं लोग ये सब दे लीजिएगा, इधर हो जाइए। वो जो है बर्तन उनका थर्मस है निर्भय जी, इधर के सामने देखिए उनका चरखा होगा, नीचे नीचे, और वो वाला ढक्कन उठाइए। हाँ, इसमें जो अभी नीरज जी जो ये देखे ना आप अभी मुहर वगैरह, वो जो प्रेस था इसकी कुछ चीजें बची। निर्भय जी इधर आइए, ये देखिए, ये उनका बिस्तर है, बिस्तर। ये जो है ये वाला, ये हम लोगों को नहीं पता था, ये बाबा नागार्जुन की चादर है, जो सुनिए ना, जो उन्होंने बौद्ध धर्म छोड़ने के बाद छोड़ा ना, तो इनका जीवर है। ये भी हम लोग को इधर उनका जीवनी में पता चला था, हम लोग को जब मिला था तो नहीं पता था, तो शीशा लगवा के इसको लगवाएंगे। ये बाबा नागार्जुन की चादर, ये किस का बना हुआ है देखिए ना, ये देख रहे हैं, लकड़ी का बना हुआ है, लकड़ी का है, लोहा है, लकड़ी दिखा है यहाँ पर, ये भी एक लकड़ी है, उन्हीं का बिस्तर। और ये देखिए तो थर्मस है, और वहाँ पर आइए बाल्टी दिख रहा है, और थर्मस है, ये तो सन्यासी ना, दंडी सन्यासी, तो ये उनका बर्तन वगैरह इसी तरीके से। आइए सब उनके उपयोग किए आया जाए, ये सब दुर्लभ, ये बहुत ही दुर्लभ चीज है। तो आप देख पा रहे हैं उनके थाली, बर्तन, बाल्टी जिसे खाना खाते हैं, मैंने नहाते होंगे, पानी रखते होंगे, और कमंडल भी है दिख रहा है जो मैंने दिखाया आपको, और इस तरफ आपको उनका मोहर रखा हुआ था जो मैंने दिखाया आपको, और ये खराऊ है। हाँ पहले देखा उधर से, इसमें मोहर लगा हुआ है, मोहर है बहुत सारे। लाइट लगाइए, एक घर में ना, ये आप देख सकते हैं, इसमें सब मोहर है और कई तरह की सामग्रियां हैं इसका वो इस्तेमाल करते थे। ये खराऊ है, ये चारपाई का चार पौवा लग रहा है, और इसमें दिखाया आपको टिफिन इनका है जिसपे खाना, हाँ बर्तन है इनका, और ये इनका बिस्तर है जो कि लकड़ी का बना हुआ है। अगर मैं ठीक से समझ पा रहा हूँ, अगर सखुआ के और ये यहाँ कोटेशन है, यहाँ अगर क्वेश्चन देखे हम, अगर जो ढाई शाहबाद उनका अध्यक्ष भाषण था 12-13 मार्च 1949 ईस्वी में, लिखते हैं, मैं बोलते हैं, एक ओर तो चिल्लाते हैं कि मजदूर किसान राज स्थापित करेंगे, दूसरी ओर वही लीडर साम्यवाद से इतने भयभीत है कि सोते जागते उसी के सपने देखते और उससे बचने की तरकीब सोचते हैं। यही तो बचना है, साम्यवाद कोई दूसरी चीज नहीं है सिवाय विशुद्ध मजदूर किसान मजदूर राज्य के। साम्यवाद होने पर हर एक आदमी से उतना ही काम लिया जाएगा जिससे वह जितना कर सके, लेकिन बदले में उसकी सभी आवश्यकताएं पूरी की जाएगी, यही साम्यवाद कहता है। तब इसी का हवा क्यों खड़ा किया जाता है। साम्यवाद धर्म को मिटाता है, यह तो उसके शत्रुओं का दूसरा प्रचार है। सोवियत रूस में धर्म को मिटाने का काम भी वहाँ की सरकार कहाँ करती है, वहाँ हर एक को आजादी है धर्म माने या ना माने। हाँ, साम्यवादी सरकार धर्म की घूंटी
किसी को नहीं पिलाती और ना उसके पक्ष विपक्ष से प्रचार करती है, जो ठीक ही है। साहिबाद में गरीब अमीर नाम की चीज नहीं होती, सभी सुखी होते हैं, ये सुंदर बात है। सभी नागरिकों को समान रूप से पूरा अवसर मिलता है समुन्नति का। फिर उसका विरोध कैसा, ये सरस्वती ने बयान में दिया था। 12-13 मार्च 1949 को ढकाईच शाहबाद में दिया गया था। जो मैंने दिखाया, जो रहते थे वो आवास था उनका, और ये उनका स्नानागार हुआ करता था, जहाँ पर वो कपड़े बदलते थे, नहाते थे। और इसके ऊपर एक है, उनके आवास के ऊपर एक बनाया गया है, यह है दूसरी मंजिल है। और यहाँ क्या है ये भी हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। की भूमि तो सोना पैदा करती है, अपार संपत्ति देती है। इसका अवरक, इसका कोयला, इसका लोहा, इसकी बहुमूल्य लकड़ियां और इसके रंग बिरंगे पत्थरों के चलते देश विदेश के लोग करोड़पति बन बैठे हैं, बनते चले जा रहे हैं। तमाम खाने दूसरों के हाथों में है। मुंबई के टाटा ने असंख्य धन कमाया है, लूटा है, मगर पांव तले अंधेरा है। खुद इसी इलाके के लोग दरिद्र के दरिद्र हैं। कहते हैं कि महादेव झारखंडी कहलाते हैं, झाड़ों और जंगलों में रहते हैं। जो हैं वे स्वयं तो दरिद्र हैं, मगर सेवकों को कुबेर बनाते हैं। ठीक यही बात इन झारखंडियों की है, खुद दरिद्र हैं मगर गैरों को माला माल बना दिया है। धर्म और मजहब के नाम पर स्वर्ग और विहिश और बैकुंठ के नाम पर मुक्ति, नजात और साल्वेशन के नाम पर प्रायः लड़ाइयाँ होती हैं, किंतु कभी कभी उनका रूप इतना भीषण हो जाता है कि दिल दहल जाता है। और जिन धार्मिक सिद्धांतों की रक्षा के लिए आवश्यक बताई जाती है, उन्हीं की प्रत्यक्ष हत्या इन्हीं के द्वारा देख भी हमारी आंखें नहीं खुलती। गोरक्षा और मस्जिद के नाम पर आदमियों का कत्ल होता है और हम बेवकूफी से इसलिए खुश होते हैं कि हमने धर्म मजहब को बचा लिया, या कम से कम उसे बचाने की कोशिश करके अपना पवित्र कर्तव्य का पालन तो कर ही लिया। यह कैसा पवित्र कर्तव्य है जिसके करते करते आदमी की जान लेने के लिए आदमी ही उतारू है। आखिर ये धर्म और मजहब मनुष्यों के लिए बनाए गए हैं, न कि मनुष्य उनके लिए। एकदम साफ नहीं ऐसे ये वाला थोड़ा क्रांतिकारी है, तो ये भी पढ़ी। लेकिन असल बात तो यह है कि संसार में रोटी, पैसा, कपड़ा, मकान, जमीन, इज्जत यही असली और ठोस चीजें हैं। इन्हीं के लिए हम सब कुछ करने के लिए तैयार रहते हैं, सब कुछ कर डालते हैं। आखिर आजकल न्यायालयों में क्या होता है? यही ना, रुपए पैसे आदि के रोज लोग गंगा तुलसी पुराण की झूठी कस्में खाते हैं और धर्म को तिल तिल कर जीवा करते हैं। रोजगार व्यापार में भी आज क्या होता है? पैसों के लिए रात दिन जुआ चोरी के सिवाय व्यापार और है ही क्या? श्राद्ध, विवाह, तीर्थ, गंगा और यज्ञ के नाम पर सीधे लोगों से ठगना और उनके पैसे ऐंठना। कौन नहीं जानता कि तीर्थों के पंडे दुराचारी और मूर्ख होते हैं। वे वहां कहाँ जाकर वेद और पुराण का पाठ कराए हैं, फिर भी हजारों रुपए उन्हें समर्पित होते ही रहते हैं और उन्हें ही पूरी मलाई चढ़ाई जाती है। वे पैसे केवल कुकर्म के व्यय होते हैं, यह सभी को मालूम है। यजमान के पास खाने को नहीं, फिर भी उसी के पैसे से पंडित पुरोहित जमींदारी खरीद कर जुल्म और मौजा मारते हैं, व्यापार करके जुआ और चोरी को प्रश्रय देते हैं। कोई बोला है, बोला ही इतना साफ, ये वो तो जीवन से जूता खोल दीजिएगा, आया जा रहा है। ये उनकी अगली, आइए निर्भय जी, सोनेलाल जी, आवाज संन्यास धारण कर दिए थे, तो उसी वक्त का टेबल था, इसी पर लिख के पढ़ते वगैरह थे। और ये उनके बर्तन है, देखिए सबका, ठीक है भाई उनका तस्वीर, ये सब लोग थोड़ा सब बर्तन वगैरह दे रहे हैं, नहीं बना रहे हैं, ये सब उसका बर्तन है। ये टिफिन बना आगे, ये वाली जो दो कुर्सी देखे नीरज जी, आपको याद होगा, ये कुर्सी और ये
जो स्वामी जी बैठे हुए हैं यही दोनों कुर्सी वहाँ फोटो है वहाँ सुबह से लोग किसको बैठे हुए थे? एक आप देखिए नहीं ना कि किसी चलेगा दूसरी जगह किसी कुर्सी में ये आपको सब देखिए ये बढ़ता ये देखिए खाली आप ही लोगों के लिए फूल रहने का खुलता नहीं ये उनका चश्मा है ये घड़ी है ये उनका ये कलम है ये हमेशा इससे बाल भी मुड़ता था और ये उनकी डायरी अभी इसका भी इस पर काम होना बाकी है ये वाली कुछ लिखा हुआ अभी इस पर नीरज इस पर काम होना बाकी है कौन सी भाषा लिखा हुआ है? हिंदी, अंग्रेजी कई भाषा के जानकार हैं। डायरी में कौन सी लिखा है? सब अच्छी है विचार है बोले लगी न है जाते होली के चलते स्पेशल गेस्ट पांडुलिपि है सब कुछ ये उनका यहाँ कुछ है उस पर अभी काम बाकी है ये सब उनका कुछ बचा हुआ है ये उनकी आत्मकथा है मेरा जीवन संघर्ष उसकी एक प्रतिक्रिया यहाँ रखी और ये बर्तन है कांसे का है ना? ये देखिए ये वाला यही उनका रास्ता अच्छा, इससे उधर उतरते थे वो। सब ये उनका कक्ष था यही से काम करते रहते है अच्छा, पूरा बंद करिए पहले आम का बगीचा था और 1942 का सम्मेलन किसान सभा का राष्ट्रीय सम्मेलन यही हुआ था जहाँ 42 में छठा कॉन्फ्रेंस जहाँ सोवियत संघ के पक्ष में यही प्रस्ताव पास किया गया। अच्छा, जो हिटलर ये बहुत महत्वपूर्ण स्थान है ये जी। कैथोलिक चर्च के बारे में इसमें आगे और सब किसान चौथा सम्मेलन का 39 का पोस्टर ये देखिए इसका ये सीपीआई के महासचिव का ये लेटर है आइए देखते जाइए इसी जो शिकव है बयान ये राहुल सत्यान का लेटर है। अच्छा, देख रहे हैं ना ये बाबा नागार्जुन का लेटर है ये है राजेंद्र प्रसाद ये किशोर प्रसाद जो सीपीआई के लीडर उनका ये है भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू का लेटर है और ये पत्र ये है अजनधारी सिंह 29 का लेटर ये है बिहार के पहले चीफ मिनिस्टर का लेटर ये है पाकिस्तान से आया है कराची से फातिमा जिन्ना का लेटर ये है आरएसपी के जो लीडर थे योगेश चटर्जी अनुशीलन समिति उसके ये गांधी जी की हत्या पर के अगले दिन का बयान है ठीक से इसको ले लीजिए बहुत जरूरी है ये नेहरू जी की चिट्ठी है इनको देखिए ये सब देखे कहाँ थे आप ठीक से देखते ये सुभाष चंद्र बोस के लिए चिट्ठी है ये देखिए ये जयप्रकाश नारायण का कम्युनिस्ट पार्टी की पढ़ लीजिए कम्युनिस्ट पार्टी का कैसे आपस में इस वक्त भी यही 1949 का जिसको तो पढ़िए ना तो पढ़ दीजिए इसको फोटो इसमें कम्युनिस्ट पार्टी को पार्टी नहीं मानता ये जयप्रकाश जी बोले ये 16/11/49 को लिखा गया पत्र है। इसमें लिखा हुआ है प्रिय स्वामी जी सदा सादर नमस्कार। लेफ्ट ओरिएंटेशन के संबंध में आपका निमंत्रण मिला था, मुझे खेद है उत्तर देने में इतना विलंब हुआ। सबसे पहले निमंत्रण के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। लेफ्ट ओरिएंटेशन के संबंध में मेरे विचार कुछ और है। जब इत्मीनान से बैठे तो बातें करूंगा। संक्षेप में मेरा विचार यह है कि जो छोटी लेफ्ट पार्टियां हैं उनको इकट्ठा होने के लेफ्ट कंसोलिडेशन नहीं हो सकता। जो मेरा जो कुछ भी अनुभव है उससे मैं इस संकेत पहुंचा हूं कि हमारी लेफ्ट पार्टियां इकट्ठा नहीं हो सकती। अगर लेफ्ट कंसोलिडेशन संभव है तो उसका एक ही रास्ता है कि लेफ्ट पार्टियों में से कोई एक आगे बढ़ जाए और अपने अंदर दूसरों को खींच लाए। बहरहाल
आपके प्रयास की सार्थकता की कामना करता हूँ। लेफ्ट पार्टियां जो कम से कम इस समय कर सकती है वो यह है कि एक दूसरे को गाली देना बंद कर दे। अंत में यह साफ कर दूं कि कम्युनिस्ट पार्टी को मैं लेफ्ट पार्टी नहीं समझता। आपका जयप्रकाश। 16 नवंबर 1947 को जेपी ने स्वामी जी को पत्र लिखा था। हम ले रहे ये है स्वामी जी का ये मैं सदस्य से जिस देश के परलोक और वैकुंठ का ठेका निरक्षर मंत्रकारी पंडित प्रजारियों के हाथ में हो, मूल्य था पापी वीर गुरुओं के जिम्मे हो, उसका तो खुदा ही हाफिज है। यह गधों का मुल्क नहीं तो आखिर है क्या? धर्म तो 16 आने वस्तु है, जैसे अक्ल, दिल, आंख, नाक आदि। दो आदमियों की एक ही बुद्धि या आंख नहीं हो सकती, तो फिर धर्म कैसे दो आदमियों का एक होगा? जैसे रोगग्रस्त शरीर में अन्न की भूख नहीं होती, उसी तरह स्वाधीन तथा विवेकहीन आत्मा में धर्म या अध्यात्म की भूख कहाँ है कि उसकी शांति का यत्न हो। मेरा जीवन संघर्ष स्वामी सदानंद सरस्वती का ये बयान है। वही ना भाई बोलो कम्युनिस्ट पार्टी में रख ले यहाँ भी से विराट ये बेतिया में शामिल था यानी ये उसकी सभा का है। इसका प्रधानमंत्री का दौरा है, कहाँ एक ही दिन में कहाँ कहाँ कर ये देखिए जिला वाला है ये। आइए देखिए गया में जो सभा हुई है 39 में सुने लाल 39 में सभा हुई है गया में, चौथा इसका हिंदी उर्दू दोनों में निकल। और ये 49 में एक डिस्प्ले रखा है सनातन अर्थनाथ आज भी मौजूद है। आइए दिखाते हैं प्रेस का। आप देख सकते हैं प्रेस के अंदर जो उस वक्त का मशीन हुआ करता था वो यहाँ पर आपको दिख जाएगा। ये पेपर कटिंग करने का मशीन है और ये आपको मशीन है जो अभी जो है नहीं है आपको वर्जन में। उस वक्त इसका बहुत ही महत्व था। यहीं से किताबें निकला करती थी सदानंद सरस्वती जी का या जो भी है प्रिंटिंग प्रेस का प्रेस है, प्रिंटिंग प्रेस है जहां पर की किसान सभा की किताबें छपा करती है। यहाँ पर किस चीज का था? रसोई घर हुआ करता था। ये रसोई घर हुआ करता था और आप देख रहे हैं जिन्होंने टूट रहा है। ये आप अंदर दिखा रहा हूँ मैं आपको। ये आज भी यहाँ पर मौजूद है। कितना मजबूत बनाया गया था उस वक्त में ये आप देख सकते हैं। और आज ये है जो दूसरे बिल्डिंग है उसकी यही बाद में बात निर्माण है। ये उस वक्त का निर्माण है जबकि स्वामी सदानंद सरस्वती यहाँ पर मौजूद थे और वो अपना काम शुरू किए थे। रसोई घर ये रसोई घर है और वो प्रिंटिंग प्रेस है जो मैंने दिखाया आपको अंदर जाकर के दिखाया था आपको। जिसमें पड़ोसी कक्ष है। इस कक्ष में किसान अन्य अवसरों जारी किए गए कुछ पर्चे हैंडबिल के छाया चित्रों को प्रदर्शित किया गया है। सौजन्य वाल्टर हाउजर द्वारा आश्रम को लौटाई गई सामग्री से। वह ये लिखते हैं आज मैं न सिर्फ ये मानता हूँ कि गीता धर्म का मार्क्सवाद से विरोध नहीं है